नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 61। ठीक है, जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है हमारे पास, स्क्वायर वेरियर या फिर स्क्वायर पोटेंशियल वेरियर। ठीक है, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा सजेशन है आप सब लोगों के लिए या फिर आपकी सहूलियत के लिए एक सजेशन है, वो ये है कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले इसका जो पिछला लेक्चर है जो किस पर बेस्ड है, स्टेप पोटेंशियल पर बेस्ड है, उसको देख लीजिए। अगर आप उसको देखकर इसे देखने आओगे तो आपको ये टॉपिक ऐसा लगेगा, हवा की तरह लगेगा। मतलब आप इसको ऐसे ऐसे सॉल्व कर दोगे। मतलब इसमें जो वो आएंगे ना टर्म आएंगे, उनको आप मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने वो टर्म जैसे टर्म यहाँ आएंगे सेम टू सेम वैसे टर्म कहाँ रखें, स्टेप पोटेंशियल वाले में रखें। तो वहां से हम क्या करेंगे, मोटिवेट होकर यहाँ उनको क्या करेंगे, मतलब तेजी से या बोल सकते हैं स्पीड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपने वो लेक्चर क्या कर लिए होंगे, देख लिए होंगे। तो आज का लेक्चर क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखो क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, स्क्वायर पोटेंशियल वेरियर। नाम सुनते ही पहला चीज क्या आता है कि भैया ये चीज होती क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज स्क्वायर पोटेंशियल वेरियर। तो लिख के चलो यहाँ पर स्क्वायर पोटेंशियल वेरियर हिडन डालो ऐसा करके, फिर यहाँ पर लिखो स्क्वायर पोटेंशियल वेरियर व्हाट इज, हाँ ऐसे लिखो स्क्वायर पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, स्क्वायर पोटेंशियल बैरियर, हाउ इट लुक लाइक, कैसा दिखता है ये, हाउ इट लुक लाइक। ठीक है, ओके। एक्चुअली इट इज ए ग्राफ। ये क्या है, एक्चुअल में एक टाइप का ग्राफ होता है। एक्चुअली इट इज ए ग्राफ। कैसा होता है, ग्राफ होता है जो कैसा दिखता है, एज फॉलोइंग। एक्चुअली इट इज ए ग्राफ एज फॉलोइंग। ठीक है, ओके, ऐसा कुछ ग्राफ होता है। देखो कैसे, इस ग्राफ में एक एक्सेस में क्या लेते हैं हम, पोटेंशियल लेते हैं। अज्यूम कर लो ये क्या है, वी एक्स एक्सेस है और इसे हमने क्या बोल दिया, एक्स एक्स बोल लिया। एक एक्सेस का एक्स एक्सेस ले लिया और एक एक्सेस का ले लिया हमने, वी एक्स ले लिया। ठीक है, नाउ अब अज्यूम करो कि ये एक पॉइंट है, इसे मैंने क्या बोल दिया, एक्स इक्वल टू 0 बोल दिया। और एक ये पॉइंट है, ये क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 है और ये क्या है, एक्स लेस देन 0 है। यहां पर एक पॉइंट अज्यूम कर लिया हमने, लेट अस से दिस पॉइंट इज एक्स इक्वल टू ए। इस पॉइंट को क्या बोल दिया हमने, एक्स इक्वल टू ए, एक पॉइंट बोल दिया। नाउ अब जब मैं कहां की ओर जाता हूं, इधर आता हूं, कब, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 यानी फिर नेगेटिव रीजन में आता हूं, तब यहां पोटेंशियल कितना है, 0 है, ऐसा अज्यूम करो। ठीक है, यहां पोटेंशियल कितना है, 0 है। जैसे ही मैं x इक्वल टू 0 पर पहुंचता हूं, यहां पर कुछ पोटेंशियल की वैल्यू है, लेट अस से पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, v0 है। यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, v0 है। यहां पर कुछ वैल्यू क्या है, v0 है। जब मैं इस x इक्वल टू 0 से आगे बढ़ता हूं, यानी पॉजिटिव एक्सेस की ओर जाता हूं या पॉजिटिव x एक्सेस की ओर जाता हूं, इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और जैसे मैं कहां पर पहुंचता हूं, x इक्वल टू a पर पहुंचता हूं, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और यहां से मेरी वैल्यू क्या रहती है, इस तरीके से 0 रहती है। यानी x ग्रेटर देन a पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0 है। और 0 और a के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है, v0 है। और यहां से x से यानी नेगेटिव साइन माने x लेस देन 0, उसमें क्या है, उसकी वैल्यू अगेन 0 है। तो जो इस टाइप का पोटेंशियल होता है इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर वेरियर, या बोलते हैं क्या, स्क्वायर पोटेंशियल वेरियर बोलते हैं। क्लियर होगी बात, ओके। नाउ अब इसको मैं ऐसे भी दिखा सकते हैं, और इसको एक लिखने का तरीका क्या है, मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, वी एक्स इज इक्वल टू, देखो इसकी 3 वैल्यू है, कौन कौन सी, एक 0 है और एक v0 है। यहाँ 0 है, यहाँ v0 है और यहाँ कितना है, 0 है। नाउ जहां ये 0 है, इस रीजन का नाम क्या है, व्हेन x इज लेस देन 0, यानी vx की वैल्यू 0 है व्हेन x इज लेस देन 0। और vx की वैल्यू v0 के बराबर है व्हेन x इज इन बिटवीन 0 एंड a, यानी व्हेन x इज क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0 है और लेस देन क्या है, a है, तब इस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, v0 है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। नाउ इसकी वैल्यू अगेन कितनी होगी, 0 हो गई है व्हेन x इज ग्रेटर देन a, जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन a है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में या फिर आपके एग्जाम में या तो ये बन के आ सकता है या फिर ये आपको पोटेंशियल दिया होगा, तो ये और ये दोनों क्या है, सेम चीज है। वो ये लिख के दे या फिर ये डायग्राम बना के दे, तो वो भी क्या होगा, हमारा स्क्वायर पोटेंशियल बैरियर होगा। या फिर आपको ये ऐसे मैथमेटिक लिख के दे, अगर जब आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपको यही निकल के आएगा। तो ये जो लिखा है हमने, ये भी क्या है, ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, एक स्क्वायर पोटेंशियल वेरियर का। नाउ अब मैं यहां से ध्यान से देखूं तो यहां पर कितने रीजन है, 3 रीजन है। इसे मैं क्या बोलूंगा, रीजन 1 बोलूंगा। तो ये क्या है मेरे पास, रीजन 1 बोलूंगा। और ये जो है ये क्या है, मेरा रीजन 2 है, इसे मैं क्या बोल दूंगा, रीजन 2 है। ठीक है, और इसे मैं क्या बोल दूंगा,
रीजन 3 बोल दूंगा। ठीक है, नाउ बुक टू बुक रीजन क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। कहीं पर रीजन 1 इसको ले लिया, रीजन 2 इसे ले लिया और रीजन 3 इसे ले लिया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो बुक टू बुक क्या होता रहेगा, वेरी होता रहेगा। और जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वहां पर ये क्या है, रीजन 1 है, ये क्या है, रीजन 2 है और ये क्या है, रीजन 3 है। ठीक है, तो रीजन 1 में पोटेंशियल कितना है, 0 है। रीजन 2 में पोटेंशियल कितना है, V0 है। और रीजन 3 में पोटेंशियल कितना है हमारा, 0 है। ना अब आपके जो में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या इस टाइप का वेरियर जो हमने बना रखा है पोटेंशियल, क्या रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है? आंसर है नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसे वेरियर होते हैं जिनको हम अप्रोक्सीमेटली ऐसा ले सकते हैं, यानी इस तरीके का वेरियर या फिर इस तरह का पोटेंशियल एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास फिजिकल वो होते हैं, सिस्टम होते हैं जिनको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं या फिर उनको अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर ले सकते हैं। ठीक है, वो हम अल्फा डीके में वहां पढ़ेंगे, न्यूक्लियर में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर में आता है अल्फा डीके कैसे होता है, उसको उसका जो पोटेंशियल है वहां पर न्यूक्लियस के अंदर, वो फिर पोटेंशियल बैरियर है जो अल्फा डीके के लिए, वो अप्रोक्सीमेटली कैसा होता है, इस स्क्वायर बैरियर के जैसा होता है। ठीक है, अभी थोड़ा बात हवा में जा रही होगी, लेकिन ऐसा अज्यूम करके चलो कि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। तो क्यों पढ़ते हैं हम इसको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जिसको हम अप्रोक्सीमेटली ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर रखनी है कि बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं फिजिक्स में जिनको हम अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर वेल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। नाउ अब आगे बढ़ते हैं ना, हमारा काम क्या है, स्टडी करना। क्या स्टडी करना, कि जब कोई पार्टिकल इस स्क्वायर बैरियर में इंसिडेंट होगा तब उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो ये तो क्या हो गया, हमारा स्क्वायर बैरियर हो गया, कैसा होता है यहाँ पे, स्क्वायर पोटेंशियल बैरियर हो गया ना। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू सी बिहेवियर ऑफ पार्टिकल of energy E incident on this potential barrier, या फिर स्क्वायर पोटेंशियल बैरियर लिख देना पूरा, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, नाउ वी हैव टू सी बिहेवियर ऑफ पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई इंसिडेंट ऑन दिस पोटेंशियल बैरियर, जो कि इस पोटेंशियल बैरियर में क्या होगा, इंसिडेंट होगा। नाउ देयर विल बी टू केस, नाउ देयर विल बी टू केसेस। यहां क्या होंगे, दो केस आएंगे। जैसे कि हमने स्टेप पोटेंशियल के बारे में दो केस डिस्कस किए थे, उसी तरीके से यहां पर भी क्या आएंगे, दो केस आएंगे ना। वो केस कौन कौन से होंगे, केस फर्स्ट देखो, अगर आपने स्टेप पोटेंशियल पढ़ा है तो आप जानते हो केस फर्स्ट क्या होगा। केस फर्स्ट होगा हमारा कि एनर्जी इज ग्रेटर देन V0। जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, लिया हमने, ये क्या है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, वो क्या है, इस पोटेंशियल से क्या है, ज्यादा है। ये केस फर्स्ट होगा हमारा। और केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड होगा हमारा क्या, व्हेन एनर्जी इज लेस देन V0। जब एनर्जी क्या होगी, लेस देन V0 होगी, वो क्या होगा हमारा, केस सेकंड होगा। क्लियर होगी बात। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन केसों करेंगे, स्टडी करेंगे ना। जब हम स्टडी कर रहे होंगे तो पहले कैसे सोचेंगे, हम क्लासिकल अप्रोच लगाएंगे, यानी क्लासिकली पार्टिकल का बिहेवियर कैसा रहेगा, यानी पहले क्लासिकल अप्रोच लगाएंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच लगाएंगे, और ये पाएंगे क्या दोनों का रिजल्ट सेम आता है या फिर अलग अलग आता है। और आप सब लोग जानते हो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, अलग अलग आएगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है किसका, स्टेप पोटेंशियल का। ठीक है, तो आपको अब यहां पर ऐसे चौंकने वाली बात नहीं होगी कि क्वांटम मैकेनिक्स ने अलग रिजल्ट क्यों दिया, क्योंकि अगर स्टेप पोटेंशियल के केस में अलग रिजल्ट दे रखा है, तो यहां पर भी अगर कोई पार्टिकल इधर से इस बैरियर पे इंसिडेंट होगा तो उसका जो बिहेवियर होगा वो भी क्या होगा, क्लासिकली डिफरेंट होगा, अगर उसको क्वांटम मैकेनिकली हम क्या करें, डील करें। ठीक है, तो लेके चलो कौन सा, केस फर्स्ट। तो लेट अस डिस्कस, या फिर ऐसे लिख के चलो, वी डिस्कस ईच केस एट फर्स्ट क्लासिकली देन क्वांटम मैकेनिकली। तो लिख के चलो, एट फर्स्ट, now we discuss each case one by one. Now we discuss each case one by one at first classically then quantum mechanically, क्वांटम मैकेनिक। क्या करेंगे, पहले क्लासिकली उसको डिस्कस करेंगे, फिर कैसे करेंगे, क्वांटम मैकेनिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लिख के चलो, केस फर्स्ट, कौन सा ले लो, केस फर्स्ट। ठीक है, नाउ क्लासिकल डिस्कशन,
डिस्कशन। ठीक है, नाउ देखो क्या है क्लासिकल डिस्कशन में क्या होगा। अगेन अज्यूम करो कि हमारे पास क्या है, एक इस तरीके से स्टेप पोटेंशियल नहीं, क्या है, एक बैरियर है इस तरीके से, इसको क्या बोल दो, वी ऑफ एक्स बोल दो, और इसे क्या बोल दो, एक्स एक्सेस बोल दो। इस पॉइंट को क्या बोल दो, एक्स इक्वल टू 0, और इस पॉइंट को क्या बोल दो, एक्स इक्वल टू ए बोल दो। ठीक है, नाउ अब इसे बनाना है मेरे को, तो पोटेंशियल बैरियर कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी है, वी नॉट है। ठीक है, और यहाँ ऐसा है। केस फर्स्ट कौन सा है मेरे पास, ई इज ग्रेटर देन वी नॉट वाला केस है। तो अज्यूम करो कि यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, दिस इज वी नॉट। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू है, जो 0 और ए के बीच में क्या है, इसकी वैल्यू वी नॉट है। और 0 से जब हम कहाँ के हो जाते हैं, नेगेटिव एक्सेस के हो जाते हैं, अगेन 0 है। और हम कहाँ से, ए से ग्रेटर देन, व्हेन एक्स की वैल्यू क्या है, ए से ज़्यादा है, तब अगेन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इस टाइप का क्या है, हमारे पास एक पोटेंशियल बैरियर है। नाउ अब क्या है, एक पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है जिसकी एनर्जी कितनी है, इस वी नॉट से ज़्यादा है, यानी यहाँ से एक पार्टिकल इस तरीके से इंसिडेंट होगा। लेट अस से थोड़ा देर अज्यूम करो, इसका मास कितना है, m है, जिसकी एनर्जी कितनी है, E है, और जो एनर्जी E है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक, क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसे मैंने क्या बोला है, फर्स्ट रीजन है, दिस इज फर्स्ट रीजन। ठीक है, और दिस इज सेकेंड रीजन, ये क्या है, सेकेंड रीजन, और ये क्या है, हमारा थर्ड रीजन है। ओके, नाउ क्या होगा, देखो क्लासिकली होगा क्या, यहां से एक पार्टिकल आ रहा है, एनर्जी ई का, वो क्या करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, सीधे सीधा आगे को चलता जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इससे रिफ्लेक्ट होना होता तो उसको इस पर टकराना पड़ता। ठीक है, अगर कोई कौवा क्या कहते हैं, किसी पहाड़ी से ऊपर उड़ रहा है, वो पहाड़ से टकराएगा, नहीं टकराएगा, यानी वो वापस नहीं आएगा। अगर कोई कौवा पहाड़ी से नीचे, मानी पहाड़ी की हाइट से नीचे चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये मेरे पास क्या है, पोटेंशियल है, यानी पहाड़ी है इस तरीके से, ना यहाँ से कोई क्या है, कौवा है, ठीक, कौवे को सुनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये कौवा उड़ते हुए आ रहा है यूँ करके। ठीक है, क्या होगा, ऐसे उड़ता चला जाएगा ये, क्यों, क्योंकि पहाड़ी से ऊपर है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा ना सीधे, बिना इससे इफेक्ट हुए। थोड़ा बहुत उसका डर सकता है, तो यहाँ पर वो थोड़ा डर सकता है, यानी उसकी थोड़ा एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, थोड़ा अपनी चाल धीमी कर सकता है, फिर उसको लगेगा कि मैं तो उससे ऊपर हूँ, पहाड़ी से ऊपर हूँ, और सीधे निकल जाएगा। अगर यही कौवा इधर हो, अगर ऐसे उड़ते हुए आए, तो क्या होगा, वापस लौट जाएगा यूँ करके, ऐसे क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। ये आ रहा था और ये चला गया, क्यों, क्योंकि पहाड़ी के नीचे था। ठीक है, और इसने ऊपर को जाना पसंद किया नहीं। ओके, क्लियर हुई इतनी बात। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर क्लासिकली इस पार्टिकल को देखूं, अगर ये पार्टिकल एनर्जी ई का यहाँ से आएगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। हाँ जरूर, उसकी जो एनर्जी है उसमें क्या होगी, थोड़ा सा कमी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि वो इस पोटेंशियल की किस में आएगा, इंटरेक्ट में आएगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में। फिर अगेन यहाँ से इसका इफेक्ट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल 0 हो गया है। अगेन उस यहाँ जैसा बिहेवियर था वैसा ही इस रीजन भी होगा। ठीक है, देखो क्या होगा, इस तरीके से सीधे इस तरीके से ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस केस ऐसे लिख के चलो, इन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स लिखो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, देयर इज टोटल ट्रांसमिशन, there is total transmission of particle incident from left on potential barrier। ठीक है, यानी पोटेंशियल बैरियर में लेफ्ट से जितने भी पार्टिकल इंसिडेंट होंगे वो सारे के सारे कहाँ हो जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे, कहाँ, इधर। ठीक है, राइट में उसके। क्लियर होगी बात, यानी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पर क्या होगा, टोटल ट्रांसमिशन होगा। क्या होगा, टोटल ट्रांसमिशन, यानी कोई भी नो पार्टिकल विल बी रिफ्लेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, नो पार्टिकल विल बी रिफ्लेक्ट, नो पार्टिकल विल रिफ्लेक्ट, कोई भी पार्टिकल रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ऑल पार्टिकल विल बी ट्रांसमिटेड टू रीजन 3, ऐसा लिख दो, ये एक ही बात होगी। ठीक है, ऑल पार्टिकल विल बी ट्रांसमिटेड, और कोई भी पार्टिकल क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्लियर हुई बात ना। थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा सोच सकते हो आप कि यहाँ पर एनर्जी क्या कर जाएगी, थोड़ा सा कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि इस पोटेंशियल के इंटरेक्ट में आ रहा है। ठीक है, यहाँ यहाँ एनर्जी क्या होगी, पार्टिकल की ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी, और यहाँ क्या होगी, अगेन से बढ़ जाएगी। क्लियर होगी बात। ठीक है, ये बढ़ना घटना आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर अगेन पोटेंशियल क्या होगा, 0 हो गया है, तो यहाँ पर
उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर होगी बात। तो ये तो क्या होगा, क्लासिकल ट्रीटमेंट हो गया। तो क्लासिकल मैकेनिज्म क्या कहती है, ऑल पार्टिकल विल बी ट्रांसमिटेड, ठीक है, और नो पार्टिकल विल बी रिफ्लेक्टेड, कोई भी पार्टिकल रिफ्लेक्ट नहीं होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट, या फिर बोल सकते हैं क्वांटम मैकेनिकल डिस्कशन। तो इसे पूरा मिटाऊं मैं, पूरा मिटाता हूं, और वो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट या डिस्कशन। देखो क्या लिखना है, क्वांटम मैकेनिकल डिस्कशन, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल डिस्कशन, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिकल डिस्कशन में सिंस गिवन है हमको, क्या गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, क्या, v ऑफ x इज इक्वल टू 0, v नॉट 0 when x is less than 0, and this is when x is greater than 0 and less than a, and this is when x is greater than a, ठीक है। वो हमने सही लिखा था ना, x is greater than a होगा, ओके, दिस इज vx, ओके। नाउ इसको अगर मैं अगर उसको ग्राफ से दिखाऊं तो कैसे लिखूंगा, तो ये क्या है मेरा v ऑफ x है, और ये क्या है मेरी x एक्सिस है। इसे क्या बोल दूं, दिस पॉइंट इज x इक्वल टू 0, दिस पॉइंट इज, थोड़ा बड़ा बनाओ, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, दिस इज x एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज x इक्वल टू a बोल दो इसको, और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। देखो x लेस देन में चिन्ह है, 0 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी है, v नॉट है, और फिर यहाँ के बाद अगेन क्या हो गया है, ये 0 हो गया है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, ये दिस इज v नॉट, दिस इज पोटेंशियल v नॉट, यहाँ कितना है, 0 है, यहाँ कितना है, 0 है, ठीक है। और ये इसका क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक ना। अब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से मेरे पास कोई एक पार्टिकल आ रहा है यूं करके, ना इस टाइम पर वो पार्टिकल क्या होगा, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट है, तो पार्टिकल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, एक वेव आ रही है, और हमें क्या निकालना है, उस वेव का वेव फंक्शन निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m, और थोड़ा सा ऊपर बनाओ, और अज्यूम कर लो कि लेट अस ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E इंसिडेंट ऑन ए स्टेप पोटेंशियल फ्रॉम लेफ्ट। तो ऐसा अज्यूम करो, लेट अस कंसीडर a particle of mass m and energy E और एनर्जी E कुछ इस तरीके से है, कैसे है कि जो E है वो क्या है, ग्रेटर देन v नॉट है, क्योंकि यही चल रहा है हमारा केस फर्स्ट चल रहा है। क्या बोला, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E एंड E इज ग्रेटर देन v नॉट इंसिडेंट on potential barrier shown in above figure from left डायरेक्शन मैटर करती है, तो हमने कहां से लिया, लेफ्ट से, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट से ऐसे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है यूं करके, ठीक है। अब ऐसे बोल दो, अच्छा ऊपर है, ठीक है, ऐसे ऐसे खाली एरो लगा दो, तो इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है, कहां से, लेफ्ट से ऐसे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड वेव फंक्शन फॉर दैट पार्टिकल या फिर बिहेवियर ऑफ दैट पार्टिकल। नाउ एंड लिखो, एंड वी हैव टू सी बिहेवियर ऑफ particle now we have to see behavior of particle when it incident on potential barrier, ठीक है। जब ये पोटेंशियल बैरियर पर इंसिडेंट होता है तो हम उसका बिहेवियर हमें क्या करना है, चेक करना है, ठीक है, ओके। फॉर दिस वी नीड वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल। मुझे क्या चाहिए, नहीं उसका बिहेवियर कहने का मतलब क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में उसकी स्टेट पता करनी है हमको, और स्टेट हमको कब पता होती है, जब हमको उसका वेव फंक्शन पता होता है। मीन्स वी नीड वेव फंक्शन फॉर दैट पार्टिकल, वी नीड वेव फंक्शन फॉर दैट पार्टिकल
और कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन वी कैन गेट वेव फंक्शन in different region by solving श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, अब मैं बोलते जा रहा हूं, अगर खिचपिच हो भी गया तो चलेगा। नाउ ये क्या है, रीजन फर्स्ट है, दिस इज रीजन फर्स्ट, ये क्या है हमारा रीजन सेकंड, और ये क्या है हमारा रीजन थर्ड। ठीक है, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड और रीजन थर्ड। अब हमको क्या क्या करना पड़ेगा, इन डिफरेंट रीजन, तो रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड एंड रीजन थर्ड में श्रोडिंगर इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, फिर वेव फंक्शन निकालना पड़ेगा, और जो वेव फंक्शन को आएगा हमको बताएगा कि उसका बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, ओके। नाउ सबसे पहले कहां करते हैं, इन रीजन फर्स्ट, कहां देखो, इन रीजन फर्स्ट, फर्स्ट रीजन में देखो फर्स्ट रीजन में क्या है हमारे पास, फर्स्ट रीजन कहने का मतलब x इज लेस देन 0, और x इज लेस देन में 0 में जो Vx है वो कितना है, देखो 0 है, जो Vx है वो 0 है। नाउ जो श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बताओ, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो जाएगी मेरे पास माइनस का h का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ x प्लस v ऑफ x इंटू साई ऑफ x इज इक्वल टू e इंटू कितना आ गया, ये साई ऑफ x आ गया। क्लियर होगी बात, ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ पर v ऑफ x कितना है, 0 है, पुट कर दो, देखो ये आ गया मेरे पास माइनस का h का स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 2m आ गया, और ये आ जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ x, ये टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज दिस इज 0, तो अगेन दिस होल टर्म इज 0 एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया e इंटू साई ऑफ x आ गया। तो यहाँ से मेरे पास डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का ट्वाइस ऑफ एम ई अपॉन एच का स्क्वायर इंटू कितना आ गया साई ऑफ x आ गया। इसको इधर ले आओ, ये आ गया मेरे पास कितना, अब ये सॉल्व कर रखा, तभी मैं कर रहा था स्टेप पोटेंशियल पढ़ना क्या है जरूरी है इसको पढ़ने से पहले, क्योंकि वहां पर इस टाइप की सिचुएशन हमारे पास बहुत बार आ रखी है, उससे हम क्वेश्चन भी कर रखे ना, मतलब कम से कम 10-12 बार इसको हमने क्या कर रखा है, सॉल्व कर रखा है। अगर कोई इंसान इतनी बार से सॉल्व कर लेता है ना, फिर उसको यहाँ पर इस वेरियर को पढ़ने में से दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या जो हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अब एक बार स्टेप पोटेंशियल जरूर देख लीजिए। ठीक है, देखोगे नहीं देखोगे, जरूर देखना। ठीक है, ओके, आपकी सहूलियत के लिए है, तो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स एंड प्लस का कितना आ गया, देखो ये ट्वाइस ऑफ एम ई अपॉन एच का स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0, ये आ गया। नाउ अब जिसने पोटेंशियल पढ़ा है, स्टेप पोटेंशियल पढ़ा है, वो अगर सेट्स बोलेगा सर जी इसको कुछ कांस्टेंट ले लो, कुछ कांस्टेंट का स्क्वायर ले लो, और लेट अस से दिस इज k1, तो क्या है अज्यूम कर लो, लेट अस कंसीडर 2me अपॉन एच का स्क्वायर इंटू k1 स्क्वायर, इसे हमने क्या बोल दिया, k1 स्क्वायर बोल दिया। ठीक है, क्या बोल दिया इसको, k1 स्क्वायर। रख के देखो इधर, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, और फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास प्लस का k1 स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ ये क्या है, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन में पता है, और मैंने इतनी बार कर दिया इसका सॉल्यूशन, 10-12 बार इसका सॉल्यूशन कर दिया है, तो बार बार हमको वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एट फर्स्ट वी नीड टू राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो क्या होता है देखो, एम स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ से एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का k1 स्क्वायर हो जाएगा, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा k1 आ जाएगा। तो रूट क्या है, डिस्टिंक्ट है और इमेजिनरी है, और जब भी रूट डिस्टिंक्ट और इमेजिनरी होते हैं तब सॉल्यूशन क्या होता है, साई ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाता है मेरे पास, यहाँ पर आता है a e की पावर आयोटा k1x प्लस b e की पावर माइनस का आयोटा k1x, ये आता है। ठीक है, ये क्या निकल गया, फर्स्ट रीजन में, रीजन फर्स्ट में वेव फंक्शन निकल गया। रीजन फर्स्ट में जो पार्टिकल हैं उनका वेव फंक्शन क्या है, कुछ इस टाइप का है, ये उस वेव फंक्शन का जो मेरे पास क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ कैसा दिखता है वेव फंक्शन, कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, अब देखो इस यहाँ से हमको क्या निकल के आता है, या फिर क्या हम ले सकते हैं इधर से, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साई 1x लिख सकता हूँ, यानी वेव फंक्शन इन रीजन फर्स्ट, तो साई 1x इज इक्वल टू a e की पावर आयोटा k1x प्लस b e की पावर माइनस का आयोटा k1x। नाउ अब यहाँ पर अगेन हम स्टेप पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट से क्या लेंगे, हेल्प लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बता रखा है कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है किस रीजन में, x लेस देन 0 में, ये जो पार्ट है वो किसको दिखाता है, उस वेव को दिखा रहा है जो लेफ्ट से राइट जा रही है,
और ये जो पार्ट है ये उस पार्ट को दिखा रहा है जो राइट से लेफ्ट आ रही है। ठीक है, दोबारा बोलूं, हमने स्टेप पोटेंशियल में बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा है कि ये जो पार्ट है इस वेव फंक्शन का, ये जो पार्ट है ये किसको दिखा रहा है, उस वेव को दिखा रहा है जो कहां से, लेफ्ट से राइट जा रही है। और ये जो दिखा रहा है, ये जो पार्ट है ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, ये जो पार्ट है किसको दिखा रहा है, राइट से लेफ्ट आने वाली वेव को दिखा रहा है। यानी रीजन फर्स्ट में दोनों वेव है, लेफ्ट से राइट जाने वाली और राइट से लेफ्ट आने वाली। ठीक है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स तो कहती है लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स तो कहती है पार्टिकल सिर्फ क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कर रही है, रीजन फर्स्ट में एक रिफ्लेक्टेड वेव भी देखने को मिल रही है, क्या ट्रांसमिटेड वेव भी देखने को मिल रही है और रिफ्लेक्टेड वेव भी देखने को मिल रही है। इसको ट्रांसमिटेड नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि लेफ्ट से राइट आती हुई भी दिख रही है एक वेव और राइट से लेफ्ट जाती हुई भी दिख रही है। ठीक है, अब वेव दिख रही है, वेव किसके साथ एसोसिएटेड है, पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, दोबारा समझाऊं, देखो ये चीज जो है, ये वेव फंक्शन यहां पर निकल के आया जो, ये क्या दिखा रहा है, इसका ये पार्ट दिखा रहा है कि कोई एक वेव है जो कहां से जा रही है, लेफ्ट से राइट जा रही है। ये क्या दिखा रहा है, कोई एक वेव है जो राइट से लेफ्ट आ रही है और ये क्या है, उन दोनों का सुपरपोजिशन है। ठीक, क्लियर हुई बात। नाउ अगर ये तो सही है क्योंकि पार्टिकल हमारा लेफ्ट से राइट आ रहा है, हमने कहा ठीक है क्योंकि हमने डाला है पार्टिकल को, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, एक सिचुएशन हो सकती है कि वो लेफ्ट से राइट पार्टिकल आ रहा है, उसको ये दिखा रहा है। तो ये क्यों आया है इधर पर, ये किसको दिखा रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव को दिखा रहा है। यानी यहां पर रिफ्लेक्टेड वेव है, इसका मतलब यहां पर रिफ्लेक्टेड पार्टिकल भी होगा। अगर रिफ्लेक्टेड पार्टिकल है तो ये क्लासिकल जो हमारे पास क्या था, डिस्कशन था, उसको क्या कर रहा है, खारिज कर रहा है। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है देयर इज नो रिफ्लेक्शन, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है देयर विल बी सम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी यहां पर अगर नंबर ऑफ पार्टिकल आ रहे हैं, उन नंबर ऑफ पार्टिकल में से कुछ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस वेव फंक्शन में, रीजन फर्स्ट के वेव फंक्शन में यहां पर रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और सिंपल भाषा में बोले तो ये क्या है, इंसिडेंट प्लेन वेव, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव। ठीक है, ये क्या है, इसके लिख दो इंसिडेंट प्लेन वेव, इंसिडेंट प्लेन वेव, और ये क्या है हमारी रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ओके, तो ये तो कहा हो गया हमारा रीजन फर्स्ट में हो गया ना। कुछ चीजें और हैं, ये ए क्या होगा, यहाँ पर ए कांस्टेंट है जो क्या होगा, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा, और बी क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड होगा। इतनी बात क्लियर ना। अब K1 क्या होता है, K1 है मेरे पास वेव नंबर इन रीजन फर्स्ट। जो K1 है वो क्या है, वेव नंबर इन रीजन फर्स्ट है। और K1 की वैल्यू कितनी है, यहां से निकाल सकते हो। देखो जो K1 है वो क्या हो जाएगा, K1 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ ME अपॉन h कट स्क्वायर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप याद रखो। ये मैं हर बार बोलता हूं, जब भी हम यहाँ पर K1 K2 लिखते हैं उसको याद रखना हमें जरूरी होता है किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए। ठीक है, वो निकाल भी सकते हैं। तो इस दिन में K1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और K1 क्या है, वेव नंबर है। क्या है ये, वेव नंबर इन रीजन फर्स्ट। रीजन फर्स्ट में क्या है, ये वेव नंबर है। क्लियर होगी बात ना। अब बात करें किसकी, हम रीजन सेकंड की। ये क्या है, रीजन फर्स्ट में वेव फंक्शन है, इसको को किनारे में लिख दो, सुमड़ी में रख दो इसको चुपचाप, क्योंकि अभी काम आएगा, ये सबको साथ लिखने में काम आएगा ना। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे पास psi1x का मतलब वेव फंक्शन रीजन फर्स्ट क्या है, a e की पावर आयोटा k1x प्लस b e की पावर माइनस का आयोटा k1x, ये है। और ये किसके लिए है, x इज लेस देन 0, इस रीजन के लिए है। ठीक है, ओके, बाकी मिटाओ। अब किसकी बात करते हैं, रीजन सेकंड की बात करते हैं। तो मिटाना पड़ेगा मेरे को, इसे मिटाओ। देखो इन रीजन सेकंड क्या मिटाओ, इधर का मिटाओ, ऊपर से मिटा दो, ऊपर से मिटा दो। ठीक है, ये नोट करो आप, नीचे वाला ये नोट हो गया ना, इधर वाला ये मिटा रहा हूँ। देखो अब बात करते हैं कहाँ, इन रीजन सेकंड। देखो सेकंड, इन रीजन सेकंड, इन रीजन सेकंड रीजन कहने का मतलब क्या हुआ, ये वाला रीजन, और इस रीजन का मतलब क्या हुआ, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a। और इस पर्टिकुलर रीजन में जो v ऑफ x है वो कितना है, v नॉट के बराबर है। देखो इस रीजन में v ऑफ x कितना है, v नॉट के बराबर है। नाउ तो इस रीजन में हमको वेव फंक्शन निकालना है, तो वेव फंक्शन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरी, श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाएगी क्या, लिखो क्या आ जाएगी, माइनस का h कट स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m, ये आ गया मेरे पास डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस v ऑफ x इंटू साई ऑफ x इज इक्वल टू e इंटू साई ऑफ x, ऐसा आ जाएगा ना। इसमें v ऑफ x कितना है, v नॉट के बराबर है, तो रख दो वैल्यू यहाँ पर। ये आ गया मेरे पास माइनस का h कट स्क्वायर अपॉन 2m,
डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स प्लस का वी नॉट इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई इंटू साई ऑफ एक्स, ऐसा कुछ आया। इसको इधर भेज दो, ये आ गया मेरे पास माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, फिर क्या आ जाएगा ये प्लस का ई माइनस का वी नॉट आ गया, ओके सॉरी ये वी नॉट इधर भेज दो, तो ई माइनस का वी नॉट इंटू कितना आ जाएगा साई ऑफ एक्स है, ये स्टेप समझ में आया। वी नॉट को इधर भेज दिया, ठीक है, और ई ग्रेटर देन वी नॉट है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके, क्योंकि हमारे पास क्या है ई ग्रेटर देन वी नॉट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, पहला केस चल रहा है हमारा। नाउ अब एक काम करो, इसको इधर भेज दो, यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये आ गया मेरे पास क्या डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास माइनस का ट्वाइस ऑफ एम ई माइनस का वी नॉट अपॉन क्या आ गया एच का स्क्वायर इंटू कितना आ गया साई ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। इसको इधर ले आओ, फिर ये हो गया ना, ये नोट हो गया, इसे मिटा दो, ठीक है, इसे मिटा रहा हूँ ओके, यहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, ये आ गया मेरे पास का डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, इधर प्लस का हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ एम, और ये आ गया मेरे पास का ई माइनस का वी नॉट अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्लियर। दिस इज इक्वल टू, अगेन अब कुछ लेट करना पड़ेगा इसको, मतलब कुछ अज्यूम करना पड़ेगा इसको। एक मेरा दोस्त है ना, जब मैं पहले ऐसे लेट कर लिया से याद आया, जब मैं पहले वीडियो बनाता था, मतलब यही 1 साल पहले लॉकडाउन में मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो मैं ऐसा बोलता था लेट कर लिया, तो अब जो दोस्त थे वही देखते थे वीडियो को, क्योंकि और तो कोई देखते थे नहीं, क्योंकि 50 सब्सक्राइबर कुल थे उस टाइम पर। तो वो मुझसे बोला करता था कि जो तू बोलता है ना लेट कर लिया थोड़ा सा ऑड लगता है। तो उसने मेरे को उस दिन सिखाया, मैंने उससे पूछा कि मैं क्या बोलूँ फिर इसके अलावा, तो उसने बोला तू अज्यूम कर लिया बोल सकता है और ये उससे बेटर साउंड करता है। तो मैंने कहा ठीक है सर जी, आज से हम क्या बोलेंगे, अज्यूम कर लिया बोलेंगे, लेकिन मैं फिर भी उस तरह मेरा लेट कर लिया ही आ जाता है अभी, ठीक है। तो अज्यूम कर लिया, क्या अज्यूम कर लिया हमने कि ये जो टर्म है यहाँ पर, ठीक है, दोबारा आते हैं इधर, क्या है मेरे पास, इसको क्या अज्यूम कर लिया हमने, दिस इज 2me अपॉन, या फिर ऐसे बोलो लेट, ठीक है, लेट जो 2m डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर इंटू ई माइनस का वी नॉट इक्वल टू किसके बराबर है मेरे पास k2 स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है k2 के बराबर है, स्क्वायर के बराबर अज्यूम कर लिया हमने, और k2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, फिर k2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर ऑफ ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर इंटू ई माइनस का वी नॉट, ऐसा हो गया, ठीक है, ओके। नाउ अब एक काम करो, एक k2 स्क्वायर जो अज्यूम कर रखा है रख दो इधर पे, क्या आ जाएगा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स प्लस का, ये आ गया मेरे पास कितना आ जाएगा k2 स्क्वायर और k2 स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। अगेन ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर, कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए एक्सिलरी इक्वेशन लिखो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से m स्क्वायर प्लस का k2 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से m स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया माइनस का k2 स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से मेरे पास m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा k2 आ गया। तो अगेन रूट कैसे आए, इमेजनरी एंड डिस्टिंक्ट आए, तो अगेन सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पिछले वाले का जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन यहाँ पर, जो साई ऑफ एक्स हो जाएगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास, नाउ अब कांस्टेंट हमारे पास 2 लिख चुके हैं हम, ए और बी, अब क्या लिख दो सी और डी लिख दो, ठीक है, लिख दो सी ई की पावर आयोटा k2 x, ठीक है, और फिर प्लस क्या आ गया डी ई की पावर माइनस का आयोटा k2 x, ठीक है, क्या आ जाएगा सी ई की पावर आयोटा k2 x एंड डी ई की पावर माइनस आयोटा k2 x। तो ये क्या निकल गया इस रीजन में, किस रीजन में, इस रीजन सेकंड में वेव फंक्शन निकल गया, ठीक है। ये किसके लिए है मेरे पास, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a। अगेन आप यहां पर देखो, अगेन ये वेव किसके लिए है, ये जो टर्म है ये किसके लिए है, गोइंग लेफ्ट टू राइट, किसके लिए है ये लेफ्ट टू राइट, और ये किसके लिए है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। नाउ क्वांटम मैकेनिक्स फिर से चौंकाने वाली बात बोलती है, वो बोलती है जिस तरीके से आपको इस रीजन में एक इस तरीके से इंसिडेंट वेव और एक इस तरीके से रिफ्लेक्टेड वेव मिली, उसी तरीके से इस रीजन में भी यहां पर भी आपको एक इस तरीके से इंसिडेंट वेव यानी गोइंग लेफ्ट टू राइट, और एक वेव क्या होगी गोइंग राइट टू लेफ्ट होगी, एक क्या होगी लेफ्ट टू राइट और एक क्या होगी राइट टू लेफ्ट होगी। अब लेफ्ट टू राइट को कौन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, और राइट टू लेफ्ट को कौन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। नाउ अब जो सी है वो क्या है, उस वेव का
एम्पलीट्यूड है जो कहाँ से जा रही है, लेफ्ट से राइट जा रही है, और जो डी है वो क्या है, उस वेव का एम्पलीट्यूड है जो राइट टू लेफ्ट जा रही है, और जो K2 है यहाँ पर ये क्या है, वेव नंबर है, कहाँ पर, इस रीजन सेकंड में। यहाँ वेव नंबर क्या था, K1 था, और यहाँ क्या है, K2 है। आपको ध्यान देना है K1 क्या है, K2 क्या है। K2 ये लिखा हुआ है, K1 आपको आई होप याद होगा ना। अब देखो, ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस रीजन में भी कुछ पार्टिकल क्या होंगे, सीधे आहे को प्रोपेगेट कर जाएंगे, जो कौन दिखा रहा है, ये वाली वेव दिखा रही है, और कुछ पार्टिकल क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे ना। रिफ्लेक्ट क्यों होंगे, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है। जैसे यहां से कोई पार्टिकल आया यहां पर आया, और यहां पर क्या हुआ, चेंज आया। रिफ्लेक्शन कब होता है, जब भी चेंज आता है। अगर ये ऐसा ही रहता वहां इन्फिनिटी तक, x इक्वल टू इन्फिनिटी तक, तब वहां पर ये वाला पार्ट नहीं होता, जैसा कि स्टेप पोटेंशियल में था। अगर आपको याद आ रहा है, वहां पर हमने d को 0 अज्यूम किया था। क्यों, क्योंकि वहां पर जो पोटेंशियल था वो क्या था, इन्फिनिटी तक कांस्टेंट था, यानी वहां पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं था। लेकिन अचानक जैसे यहां पर डिस्टर्बेंस आया, इस डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है रिफ्लेक्शन हो, और क्वांटम मैकेनिक्स कहती है हाँ जी रिफ्लेक्शन होगा बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस, क्योंकि यहां पर अचानक से जो पोटेंशियल है वो कितना हो गया है, 0 हो गया है। तो ये वाला पार्ट किस वजह से आया, इस डिस्टर्बेंस की वजह से आया। अगर डिस्टर्बेंस नहीं होता और एक कांस्टेंट होता पोटेंशियल ऐसे, तब ये पार्ट क्या हो जाता, 0 हो जाता, क्योंकि वहां पर कोई भी डिस्टर्ब या फिर रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो रिफ्लेक्शन यहां पर क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर क्या आया, डिस्टर्बेंस आया। ठीक है, व्हेनेवर देयर इज डिस्टर्बेंस देयर विल बी सम रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। यानी रीजन सेकंड में भी ट्रांसमिशन भी होगा, या बोल सकते हैं पार्टिकल लेफ्ट टू राइट भी जाएगा और राइट टू लेफ्ट भी आएगा। ठीक है, दोनों चीजें होंगी कहां पर, रीजन सेकंड में भी। अब बात करते हैं किसकी, रीजन थर्ड की। तो एक काम करते हैं, अगेन इस वेव फंक्शन को उठा के उधर रख देते हैं। ठीक, उठा के रख दो, इसे मिटाऊं मैं, K2 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, K2 याद कर लो क्या है करके। नाउ रीजन सेकंड में जो वेव फंक्शन है psi2 x इज इक्वल टू क्या है, c e की पावर आयोटा k2x प्लस d e की पावर माइनस का आयोटा k2x। ठीक है, क्लियर होगी बात। K2 को लिख दो, K2 क्या है यहाँ पर, वेव नंबर इन रीजन सेकंड है। ठीक है, याद रखना K2 क्या है, वेव नंबर इन रीजन सेकंड। क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, रीजन थर्ड की। ठीक है, रीजन थर्ड में इसे मिटाऊं, करो कैलकुलेट, खुद कैलकुलेट करो एक बार, रीजन थर्ड में क्या होगा। क्योंकि बहुत बार कैलकुलेट कर लिया यार, इतनी बार करने में तो आ ही जाना चाहिए। रीजन थर्ड में बताओ फटाफट, कुछ में तो निकाल भी लिया होगा। ठीक है, लिखो इन रीजन थर्ड, अगेन से लक्ष्मण रेखा डाल दी हमने। ओके, यहां क्या डालो, इन रीजन थर्ड, कहां देखो, इन रीजन थर्ड रीजन में देखो थर्ड रीजन कहने का मतलब क्या हो, व्हेन x इज ग्रेटर देन a, जो x क्या है, ग्रेटर देन a है। अगेन इस व्हेन x इज ग्रेटर देन a, देन जो vx है वो कितना है, 0 है, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो vx कितना है, वहां पर 0 है। नाउ अब हमको क्या करना है, यहाँ वेव फंक्शन निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो करो सॉल्व, क्या आ जाएगा यहाँ पर, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, वो जाएगी मेरे पास माइनस का h का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स प्लस का वी ऑफ एक्स इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई इंटू क्या आ गया, साई ऑफ एक्स आ गया। ना वी ऑफ एक्स कितना है, 0 है, तो 0 पुट कर दो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा देखो, तो माइनस का एच का स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा ये 2m डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, ये 0 हुआ। दिस इज इक्वल टू ई इंटू कितना आ गया, ये साई ऑफ एक्स आ गया। क्या करोगे, इसको उधर भेज दो, ये आ गया मेरे पास क्या, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये माइनस का ट्वाइस ऑफ एम ई अपॉन कितना आ गया, एच का स्क्वायर इंटू कितना आ गया, साई ऑफ एक्स आ गया। क्लियर। अब क्या करोगे, इसको उधर भेज दो, ये आ गया मेरे पास डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स एंड प्लस का ट्वाइस ऑफ एम ई अपॉन कितना आ गया, एच का स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब बताओ इसे क्या लेट करोगे आप, इसे क्या लेट करोगे, देखो K1 और K2 हो गया। अगर आपको थोड़ा सा याद है तो K1 इक्वल टू क्या था, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम ई अपॉन एच का स्क्वायर था, और जो K2 निकल के थोड़ी देर पहले हमारा वो क्या था, ट्वाइस ऑफ एम डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर इंटू ई माइनस वी नॉट था। अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पर जो ये कांस्टेंट है वो क्या था, जब फर्स्ट केस में जो कांस्टेंट आया था उसके बराबर था, यानी ये दो टर्म जो फर्स्ट वाला था और जो थर्ड वाला है दोनों में क्या है, सेम है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, K1 अज्यूम कर सकता हूँ, तो रख दो, इसको जो क्या आ जाएगा K1, लेकिन ये क्या है, K1 का स्क्वायर है, क्योंकि ये रूट में है, इधर रूट इधर आएगा तो क्या स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जो क्या पुट कर सकता हूँ मैं, K1 स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, बिना वो लिखे कि लेट करके, ओके, सीधे क्या रख दो यहाँ पर K1 स्क्वायर पुट कर दो। तो ये आ गया मेरे पास क्या, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स एंड प्लस का ये आ गया मेरे पास K1 स्क्वायर
इंटू साई ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। अगेन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास एम स्क्वायर एक्सिलरी इक्वेशन k1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस आयोटा k1 आ गया, क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा k1 आ गया। तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बहुत बार कर लिया। अब देखो कांस्टेंट c हो गया, d हो गया, अब क्या बचे, ई एफ बचे। लेकिन एक कंफ्यूजन है, क्या अगर मैं यहाँ भी ई ले लूँ तो यहाँ ई पहले से है, तो क्या ले लो एफ और जी ले लो, तो यहाँ क्या ले लेंगे हम, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एफ ई की पावर आयोटा k1x प्लस जी ई की पावर माइनस का आयोटा k1x। ठीक है, अब जो मुझे ये बताएगा कि जो वेव फंक्शन में लिखा है, क्या मैं इसको ऐसा ही ले लूँ या इसको थोड़ा करेक्शन करूँ, वो क्या होगा, जीनियस होगा। कौन बताएगा बताओ, मैं इसको ऐसे ही ले लूँ या इसको थोड़ा सा करेक्शन करूँ। ये किस रीजन में है, व्हेन x इज ग्रेटर देन a, इस रीजन के लिए वेव फंक्शन मैंने ये लिखा है और मैं ये कह रहा हूँ कि ये सही है या गलत है। ठीक है, जो ये बताएगा वो जीनियस है। सोचो अपने मन में और अपने आप को जीनियस साबित करो। ठीक है, नीचे कमेंट में लिखो फटाफट। ओके, पॉज करा ना, क्या है आया समझ में, क्या है। ठीक है, चलो आप करते रहना, मैं बता देता हूँ। देखो क्या है, ये क्या दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, अगेन दिस इज इंसिडेंट, दिस इज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, और ये क्या है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, क्या है, प्लेन वेव। ठीक है, एक क्या है लेफ्ट टू राइट और एक क्या है राइट टू लेफ्ट है ना। और किस रीजन की बात हो रही है, इस थर्ड रीजन की बात हो रही है। थर्ड रीजन का मतलब व्हेन x इज ग्रेटर देन a, यानी यहाँ की बात हो रही है, इस रीजन की बात हो रही है। क्या मुझे ये बताओ, इस रीजन में जब कोई पार्टिकल से चलेगा, क्या उसको कोई डिस्टर्बेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखो क्यों, क्योंकि इस रीजन में x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू इन्फिनिटी तक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0 है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि x ग्रेटर देन a पर पोटेंशियल कितना है, 0 है। यानी यहां से आगे को पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई भी स्टेप टाइप का वहां पर आ नहीं रहा है। जैसे यहां पर आया ना, ये आया, ऐसा इधर नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है इधर को। यानी यहां पर क्या है, कांस्टेंट पोटेंशियल है, कहां तक, इन्फिनिटी तक। यानी वहां पर उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं। यानी यहां पर जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट होगा वो यहां पर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट होगा वो नहीं आना चाहिए। यानी लेफ्ट टू राइट वेव हमको नहीं मिलनी चाहिए, किस रीजन में, इस रीजन थर्ड में। ठीक है, तो हम लिख के चलेंगे, देयर इज नो डिस्टर्बेंस या स्पेलिंग देख लेना, डिस्टर्बेंस टू रिफ्लेक्ट वेव इन थर्ड रीजन, so second term will be 0, so second term in wave function will be 0। वो कितना होगा, 0 होगा। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि इसको 0 होने के लिए एक k ने इन्फिनिटी होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कुछ यहाँ पर इसके साथ कुछ करना पड़ेगा, इसके साथ कुछ करना तो इसके साथ भी हो जाएगा। तो उसके लिए g को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। फॉर दिस g मस्ट बी 0, g मस्ट बी 0। तो g होगा, उसके लिए उसको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो रख दो g इक्वल टू क्या रख दो, 0 रख दो। तो यहाँ से मेरे पास साई इन रीजन थर्ड क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा एफ ई की पावर आयोटा k1x। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन थर्ड में केवल क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई वो है ही नहीं, ऑब्स्टेकल है ही नहीं, या बोल सकते हैं उसको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ है ही नहीं, उधर रुकावट है ही नहीं, या फिर कोई चेंज, कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं। क्लियर होगी बात, ओके ना। अब एक काम करते हैं, इन तीनों को कलेक्टिवली एक जगह पर लिखते हैं, फिर देखते हैं। देखो इसे मिटाऊं तो क्या निकल के आया मेरे पास, कुछ ऐसा निकल के आया, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई 1 साई 2 साई 3 हो जाएगा। ये कब है, व्हेन x इज लेस देन 0। ये क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड लेस देन a। ये क्या है, कब है, व्हेन x इज ग्रेटर देन a। ठीक है, इसको वैसे भी लिख सकते हो कि साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, वो ऊपर लिखा है देखो, a e की पावर आयोटा k1x एंड प्लस b e की पावर माइनस का आयोटा k1x, दिस इज व्हेन x इज लेस देन 0। और c e की पावर आयोटा k2x प्लस और d e की पावर माइनस आयोटा k2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a। और फिर क्या है मेरे पास, a b c d e f e की पावर आयोटा, सही लिखा मैंने, ये होगा ना, लेफ्ट टू राइट होगा, हाँ वही 0 होगा, सॉरी राइट टू लेफ्ट वाला 0 हो जाएगा। k1x, k1 क्यों है, क्योंकि दोनों जगह वो सेम है।
तो और ये क्या आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन a। तो ये क्या निकल गया, मेरा कंप्लीट वेव फंक्शन निकल गया। नाउ इस वेव फंक्शन ने हमको क्या आइडिया लगा कि यहाँ पर पार्टिकल का बिहेवियर कैसा होगा। देखो कैसा होगा बिहेवियर, कंक्लूड कर दें कि व्हेन एवर ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी e whose energy is greater than v0 then there will be reflection in region क्या बोलते हैं, पार्टिकल जब इंसिडेंट होगा तो रीजन फर्स्ट में रिफ्लेक्शन भी होगा, रीजन सेकंड में ट्रांसमिशन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, रीजन थर्ड में केवल ट्रांसमिशन होगा। क्लियर होगी बात, जो हमको यहाँ से भी देखने को मिल रही है। तो ये क्या होगा, वेव फंक्शन होगा किसके लिए, कि व्हेन ए पार्टिकल इंसिडेंट ऑन ए पोटेंशियल बैरियर। ओके, नाउ अब इसका स्कीमेटिक बना सकते हैं। देखो बनाओ स्कीमेटिक, कैसे बनाओगे, इसका स्कीमेटिक बनाना है, बहुत आसान है बनाना, यानी इसका ग्राफ बनाना है। ओके, इसे मिटा दूं। देखो एक चीज पता चल रही है, जो ग्राफ होगा वो इस फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन में और थर्ड रीजन में क्या होगा, साइनोसॉइडल होगा। मैंने पहले भी थोड़ा बहुत ऐसे बनाने की कोशिश कर रखी है, यानी तीनों रीजन में कैसा होगा, साइनोसॉइडल होगा, क्योंकि तीनों जगह क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है। क्लियर, देखो कैसा हो जाएगा, बनाए ग्राफ, इसको क्या बोल दो, साई एक्स बोल दो, दिस इज साई एक्स एक्सेस बोल दो, और इसे क्या बोल दो, एक्स एक्सेस बोल दो। ठीक है, एक क्या बोलते हैं साई एक्स एक्सेस, एक क्या बोलते हैं एक्स एक्सेस। ठीक, नाउ इसको थोड़ा सा इधर कर दो, इसको इधर पर रख दो। ठीक है, ये करके, ये क्या है मेरा साई एक्स है, और दिस इज एक्स इक्वल टू 0 है, और ये क्या है, एक्स इक्वल टू ए है। ठीक है, ये करके। नाउ अब देखो इस रीजन में, देखो किस रीजन में, इसमें कैसा है, साइनोसॉइडल है, तो दिख रहा है, इसके नेचर से दिख रहा है साइनोसॉइडल। हम एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे, साइनोसॉइडल होगा, ऐसा होगा। ठीक है, यूं करके। ना रीजन सेकंड में आओ, कहाँ आओ, इन रीजन सेकंड में कैसा होगा, साइनोसॉइडल होगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब भी वेलोसिटी कम होती है तो जो वेवलेंथ है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। क्यों, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी होता है, और पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम भी होता है। ठीक है, जब वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तब वेवलेंथ क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ना इस रीजन में वेलोसिटी डिक्रीज क्यों करी, क्योंकि इस पोटेंशियल के साथ क्या हो रहा है, वो इंटरेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसका वेवलेंथ क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहां जो वेव होगी वो कैसी होगी, उसकी वेवलेंथ ऐसे बड़ी होगी। तो यहां इसे छोटी वेवलेंथ बना दो। ठीक है, उधर बड़ा दिखाने के लिए इसे छोटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां ऐसा है, यहां क्या होगी, वेवलेंथ बढ़ गई यूं करके। ठीक, ऐसे बढ़ गई। अगेन जब हम किस रीजन में जाएंगे, x ग्रेटर देन a में जाएंगे, तो अगेन वहां पर क्या हो गया, पोटेंशियल 0, यानी वेलोसिटी फिर पहले की जैसे हो जाएगी। तो वहां पर जो वेव फंक्शन होगा फिर क्या हो जाएगा, पहले के जैसा हो जाएगा, लेकिन कैसा रहेगा, साइनोसॉइडल रहेगा। कैसा रहेगा, साइनोसॉइडल। ठीक है, ये करके। ना अब एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्या कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए, यानी यहाँ पर डिस्क्रीटनेस नहीं आना चाहिए, यानी यहाँ पर डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए। वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, इससे लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज वहाँ पर क्या होती है, बाउंड्री पॉइंट पर जो वेव फंक्शन होता है, या फिर हर पॉइंट पर वेव फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है, क्योंकि ये क्या है, कंडीशन है ना, एक्सेप्टेबल कंडीशन है किसकी, वेव फंक्शन की, उसने भी क्या करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, इसका स्कीमेटिक हो गया। ठीक है, एग्जैक्ट स्कीमेटिक नहीं है, ये ध्यान देना आप। ठीक है, कैसा है, एक अप्रोक्सीमेट कि ऐसा होगा। स्कीमेटिक का मतलब ही होता है क्या, कैसा दिखेगा, तो हमारा आंसर है वो ऐसा दिखेगा। ठीक, ओके। नाउ अब एक चीज और, जब आपने स्टेप पोटेंशियल पढ़ा वहां पर हमने दो चीज डिफाइन करी। क्या, एक तो क्या डिफाइन करी, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, और एक क्या पढ़ी, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, या फिर कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। यहां पर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने बुक्स में देखा, मेरे पास दो बुक है PDF फॉर्म में, एक है मेरे पास क्या, MC जैन, और एक है ग्रिफिथ, नहीं सॉरी जेटली। ग्रिफिथ भी है, ग्रिफिथ में देखा मैंने, एक जेटली है और एक MC जैन है। तो उन दोनों में मैंने जब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का डेरिवेशन देखा, तो एक तो क्या था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, और एक क्या था, बहुत लंबा था। मतलब अगर मैं उसको करने बैठूं तो मेरे 3-4 पेज भर जाएंगे और 2 वीडियो लग जाएंगे उस पूरे को करने में। ठीक है, तो न तो ऐसा आप चाहते हो, ना ऐसा मैं चाहता हूं कि आपको परेशानी हो या फिर मुझे ही परेशानी हो। ठीक है, तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा क्या है, निष्कर्ष निकला, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, हल निकला, वो ये है कि हम उसको याद कर लें कि इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, और जो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो हिंट डालो, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, किसे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। क्या होता है ये,
प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, आर इक्वल टू होता है, बताओगे मैं बताऊंगा, ये होता है क्या, ये ऐसे 1 प्लस ये आता है हमारा क्या होता है 4e माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर k2x की पावर -1, ठीक है। आई होप सही हो, सही नहीं होगा तो हम चेंज कर लेंगे। और जो t इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन, वो होता है मेरे पास क्या 1 प्लस ये ऊपर आ जाता है क्या होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर k2x अपॉन 4e इंटू ई माइनस वी नॉट की होल पावर -1, ठीक है। ऐसा कुछ होता है। तो एक मैं चेक कर लूँ सही है या गलत है, क्योंकि गलत हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो चेक कर लेते हैं, कहाँ की किताब, ठीक है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 4e माइनस वी नॉट अपॉन वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर k2x, और उसके केस में उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यही होता है। तो ये क्या निकल गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक बात ध्यान देना आप, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आपको ये दे देगा VE दे देगा और K2 दे देगा, वो तो निकाल लोगे आप। K2 क्या है यहाँ पर, ये है ट्रांसमिशन वेव नंबर इन मीडियम सेकेंड, ओके। तो आपको ये निकालने को बोलेगा। और एक चीज़ और पता है हमको कि जो ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन, और जो नेट प्रोबेबिलिटी होती है क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, जो R प्लस T होगा वो हमेशा कितना होगा 1 होगा, ठीक है। दिस इज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। नाउ यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं हम, T इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस R हो जाएगा। T इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस R हो जाएगा ना। R की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्टिकल तो रिफ्लेक्ट तो हो ही रहे, R की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ये हमको बता रहा है कि T इज लेस देन 1, जो T है वो क्या है लेस देन 1 है, यानी 1 से क्या होगा छोटा होगा। ऐसा हमको बता रहा है ना, ये इक्वेशन क्या बता रही है कि T इज लेस देन 1। T इज लेस देन 1 का होने का क्या मतलब हुआ कि जितने पार्टिकल राइट लेफ्ट से आ रहे हैं वो सारे के सारे पार्टिकल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, यहाँ भी बोल सकते हैं सारे के सारे पार्टिकल ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं। कुछ पार्टिकल क्या हो जा रहे हैं रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, तभी यहाँ पर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या है 1 से छोटा है। लेकिन हम क्लासिकली ये सोचें, क्लासिकल मैकेनिक्स से बोलती है कि जितने पार्टिकल लेफ्ट से आएंगे इस पोटेंशियल बैरियर में वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे ट्रांसमिशन हो जाएंगे। और क्लासिकल मैकेनिक्स के केस में क्या था T इक्वल टू 1 था। अगर हम क्लासिकली बात करें, कैसे बात करें, क्लासिकली जो मेरे पास T था वो कितना था 1 था। अगर हम क्वांटम मैकेनिकली बात करें जो क्या है T लेस देन क्या है 1 है। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है जितने पार्टिकल लेफ्ट से आ रहे हैं वो सारे के सारे कहां पहुंच जाएंगे, राइट में पहुंच जाएंगे। यहां बोल सकते हैं पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर लेंगे। कब, याद रखना हमेशा व्हेन E इज ग्रेटर देन V नॉट, ये हमेशा याद रखना, ये मत भूलना, ठीक। ये भूल गए तो भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि E इज ग्रेटर देन V नॉट वाला केस है और E इज लेस देन V नॉट वाला केस भी आएगा, वहां पर कहानी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, क्लासिकल मैकेनिक्स ये बोलती है कि जितने पार्टिकल लेफ्ट से आएंगे सारे के सारे ट्रांसमिट हो जाएंगे, कहां, राइट में। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स बोलती है कुछ पार्टिकल ट्रांसमिट होंगे और कुछ पार्टिकल क्या हो जाएंगे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए यहां पर जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो क्या है लेस देन A है, यानी सॉरी लेस देन 1 है ना। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या क्वांटम मैकेनिक्स में भी क्या ऐसा कोई केस हो सकता है कि जितने पार्टिकल आए वो सारे के सारे क्या हो जाए ट्रांसमिट हो जाए। यानी क्या क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा केस पॉसिबल है जिसके लिए T की वैल्यू कितनी हो 1 हो, उसी के लिए तो क्या होगा जितने पार्टिकल आएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे ट्रांसमिट हो जाएंगे, ठीक। देखो मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको दोबारा एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्वांटम क्लासिकल क्या कहती है कि T इक्वल टू क्या होगा 1 होगा हमेशा। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है T क्या होगा लेस देन 1 होगा, यानी T की वैल्यू 1 से कम होगी, यानी कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट होंगे कुछ पार्टिकल ट्रांसमिट हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन ये है क्या क्वांटम मैकेनिक्स में भी ऐसा केस बन सकता है कि जितने पार्टिकल आ रहे हैं सारे के सारे पार्टिकल क्या हो जाए ट्रांसमिट हो जाए, या बोल सकते हैं जो मेरे पास T हो वो कितना हो 1 हो। क्या क्वांटम मैकेनिक्स में भी ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, यानी पार्टिकल के पास क्या खूबियां होनी चाहिए कि वो क्या कर जाए ट्रांसमिट कर जाए, टोटल ट्रांसमिशन हो जाए वहां पर, ठीक है। देखते हैं, देखें एक बार मैं देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया है, फिर करते हैं को। अरे यार 55 मिनट हो गए यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 घंटे की हो जाएगी वीडियो, तो अच्छा नहीं लगता ना 1 घंटे की वीडियो, क्योंकि जो हमारा कंसंट्रेशन का टाइम रहता है वो मैक्सिमम 45 मिनट होता है, तो मेरी वीडियो 50-55 तो अभी पहुंच गई। तो एक काम करो नेक्स्ट वीडियो बनाओ उसके लिए, छोटी वीडियो होगी लेकिन वो, ठीक है।
तो आप उसका वेट कर लो यार, ठीक। तो दिमाग में क्वेश्चन क्या है आपके, क्या कोई ऐसा केस हो सकता है कि क्वांटम मैकेनिकली कौन से पार्टिकल टोटल ट्रांसमिट कर देंगे, यानी ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट 1 कब होगा। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट 1 कब होगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। एक बार और सजेशन मेरा हर बार रहता है, जब भी कोई टीचर पढ़ाता है उसके बाद उसे घर जाकर किताब में एक न एक बार जरूर देखें, क्या उससे ये भी पता चलेगा कि मैंने सही पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, और आपका ज्ञान क्या होगा, मुझसे बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो आप, मुझसे ज़्यादा बता सकते हो आप मेरे मुझसे पढ़ने के बाद और फिर उसके बाद किताब से पढ़ने के बाद, ठीक। आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपके दिमाग में घुस रहा होगा या फिर आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज यहीं विदा लेते हैं, तो मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट आपका छोटा है उसे लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।